बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करते हैं जी। आज सेकंड ईयर में हमारा टॉपिक है द रेजोनेंस मेथड। तो इससे पहले लास्ट टाइम क्लास के अंदर हमने ये बात सीख ली है कि जो बेंजीन है उसका स्ट्रक्चर, जैसा कि अभी तक ओपन चेन स्ट्रक्चर या कैक्यूल फार्मूला जो हमें मिला है वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हैं, और बेंजीन का स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल 135 साइक्लोहेक्साट्राईन से ज़्यादा स्टेबल है। इसके लिए रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू प्लस 150.5 किलो जूल पर मोल आती है, जो कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। साथ साथ एक्सरे स्टडी से भी पता लग गया है कि बेंजीन के तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड 1.397 एंगस्ट्रॉम के एक जितनी लंबाई के हैं, और तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 1.09 एंगस्ट्रॉम के यानी कि एक जितनी लंबाई के हैं। और बेंजीन का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल प्लेनर है, जिसमें तमाम के तमाम बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो 120 के हैं। ये सब इंफॉर्मेशन जो हमें अभी तक मिली है उसकी बेस पर रेजोनेंस के जरिए से हमने बेंजीन के कुछ स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं, जिनमें से कुछ मेजर कंट्रीब्यूटर यानी कि असल बेंजीन के स्ट्रक्चर के ज़्यादा करीब हैं, जबकि कुछ माइनर कंट्रीब्यूटर हैं यानी कि बेंजीन के असल स्ट्रक्चर की तरफ उनका रुझान कम है। तो इन सब से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेजोनेंस होती क्या है। सही है जनाब। तो रेजोनेंस क्या है? वो कहता है रेजोनेंस इज द पॉसिबिलिटी, इम्कान है, ऑफ डिफरेंट पेयरिंग schemes of valence electrons। सही है जनाब। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम या मॉलिक्यूल कर देते हैं। सही है। जो रेजोनेंस है, इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम। और मॉलिक्यूल तो यहाँ पर ऑफ एन एटम या मॉलिक्यूल से हमारी जो मुराद है ना, वो हम कह रहे हैं कि जो एटम्स हैं तमाम तर उनकी बात करें। तो एटम और मॉलिक्यूल की जगह अगर आपको एक पॉइंट लिखना पड़े तो आप ऑफ एटम्स कर लेंगे। तो इससे मुराद क्या होगी थोड़ी देर में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स, इनको आप क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। एंड द स्ट्रक्चर्स दस फाउंड आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। सही है जनाब। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अगर हम बेंजीन के बनाएं तो बेंजीन के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि सब के सब हेक्सागोनल प्लेनर हैं। अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है इनमें। ये पहला स्ट्रक्चर आपने इसे देखा हुआ है, इसे आप कैक्यूल्स स्ट्रक्चर या कैक्यूल्स फार्मूला के नाम से याद रखते हैं। ये बाकी तीन जो आपको नजर आ रहे हैं ये डिवार्स स्ट्रक्चर के नाम से जाने जाते हैं। डिवार्स स्ट्रक्चर ये लेना, ये मैं सारे ही बना देता हूँ पहले, फिर इन पर देखेंगे कि इनमें से कौन से मेजर कंट्रीब्यूटर हैं, कौन से माइनर कंट्रीब्यूटर हैं। तो ये जो दो पहले हैं जिन्हें आप कैक्यूल स्ट्रक्चर कहते हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं? इन्हें आप कहते हैं मेजर कंट्रीब्यूटर। अच्छा, मेजर कंट्रीब्यूटर वर्ड का मतलब जो है ना वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ना इन दोनों का स्ट्रक्चर बेंजीन के असल स्ट्रक्चर के ज़्यादा करीब है। ये बात याद रहे कि साबित हो चुका है कि बेंजीन के आज तक जितने भी स्ट्रक्चर ड्रा किए गए हैं वो सब के सब असल बेंजीन के जैसे तो हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बेंजीन का स्ट्रक्चर अभी तक हमें पता नहीं लगा है। ये मामला सिर्फ बेंजीन के साथ नहीं, प्लेंटी ऑफ कंपाउंड्स के साथ ये प्रॉब्लम है। तो फिर अब इस मसले को हल करने के लिए रेजोनेंस का कंसेप्ट निकाला है साइंसदानों ने, जिसके मुताबिक अगर आपको एक मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट सही स्ट्रक्चर नहीं पता तो आपको उसके जितने स्ट्रक्चर पता हैं उनका जो एमलगम है, उनका जो अमेज़ा है, उनका जो मिक्सर है, वो असल में बेंजीन जो उस मॉलिक्यूल का असल स्ट्रक्चर होगा उसको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जाहिरी बात है कि जो असल स्ट्रक्चर है वो जो स्ट्रक्चर आपके पास है उनमें से किसी के साथ ज़्यादा कोरिलेट करेगा, किसी के साथ कम कोरिलेट करेगा। मतलब क्या हुआ कि किसी की खसूसियात उस असल स्ट्रक्चर से ज़्यादा मैच करेंगी, किसी की खसूसियात कम मैच करेंगी। जिसकी खसूसियात ज़्यादा मैच करेंगे आप कहेंगे ये मेजर कंट्रीब्यूटर है, जिसकी खसूसियात कम मैच करेंगे आप कहेंगे माइनर कंट्रीब्यूटर है। तो अब ये जो तीन स्ट्रक्चर है ना ये बनाए हैं डिवार ने, और डिवार के जो स्ट्रक्चर हैं उन्हें कहते हैं माइनर कंट्रीब्यूटर।
अच्छा, अब यहाँ पे इन्हें माइनर कंट्रीब्यूटर जो है क्यों कहते हैं, इसके लिए भी किताब में जो है ना वो लॉजिक दी गई है। वैसे बता दूं कि रेजोनेंस जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। यहाँ पे ये सवाल आज तक कभी वैसे पूछा नहीं गया कि दीवार के स्ट्रक्चर माइनर कंट्रीब्यूटर क्यों है, लेकिन क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये लिखना ही पड़ेगा तो इस हिसाब से ये बात अहम हो जाती है कि दीवार के स्ट्रक्चर माइनर कंट्रीब्यूटर क्यों हैं। वो कहता है कि दीवार के स्ट्रक्चर्स में, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो दीवार के स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड है 2 और 5 यहाँ पर, 3 और 6 यहाँ पर, और 1 और 4 यहाँ पर, दे आर एनर्जेटिकली नॉट सो फेवरेबल। सही है, एनर्जेटिकली वो फेवरेबल नहीं है। इस बात का क्या मतलब कि एनर्जी वाइज वो इतने अच्छे नहीं लग रहे। एनर्जी वाइज अच्छे नहीं लग रहे, इसका क्या मतलब है कि वो बॉन्ड ना लंबाई में बड़े हैं, और हम जानते हैं, हमने तो पहले कह दिया कि बेंजीन के तमाम तर बॉन्ड जो है वो एक जितनी लंबाई के हैं। तो यहाँ पर बेंजीन में डबल और सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और एक डबल बॉन्ड बहुत ही बड़ा है। तो बड़ा जो डबल बॉन्ड है वो एग्जैक्टली हमने कभी देखा नहीं है, जदीद दुनिया में साइंस ने ये साबित किया है कि इतना बड़ा डबल बॉन्ड नहीं होता। तो फिर ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं हैं। अलबत्ता फिर भी ये सब मिलकर जो हैं वो जो बेंजीन का असल स्ट्रक्चर है उसकी तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। और बेंजीन का असल स्ट्रक्चर, बेंजीन इज नॉट लाइक एनी ऑफ दीज, बल्कि बेंजीन इज एक्चुअली ए रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड वर्ड जो है हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ा था। आमेजा मिक्सचर, ये मतलब है इसके। सही है जी, इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड। वो क्या है जी, रेजोनेंस हाइब्रिड है, आमेजा है, मिक्सचर है ऑफ ऑल दी स्ट्रक्चर्स। तो फिर हम ये जो डबल बॉन्ड मूव कर रहे हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, इनको हमने कैसे लगा दिया, जाहिर कर दिया ये गोल दायरा डालकर। ये गोल दायरा क्या बता रहा है कि बेंजीन के स्ट्रक्चर्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स वो इसमें से किसी तरह भी उनकी पॉसिबिलिटी है, यानी कि देयर आर डिफरेंट पेयरिंग स्कीम की पॉसिबिलिटी है ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स बेंजीन के अंदर। वो इस तरह भी लग सकते हैं, इस तरह भी लग सकते हैं। इस तरह वो ज़्यादा लगना चाहते हैं, वो मेजर कंट्रीब्यूशन है इनकी, इस तरह कम लगना चाहते हैं, माइनर कंट्रीब्यूटर हैं। अच्छा, अब यहाँ से जो बेंजीन के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन मिली है वो क्या, कि बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है ये 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। जबकि कार्बन जो बेंजीन वाला है जिसमें तकरीबन ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है बल्कि एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, उसमें बॉन्ड लेंथ 1.397 एंगस्ट्रॉम है, जो कि साफ जाहिर है कि एल्केन और एल्कीन यानी कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में है, जिससे अगेन ये इशारा मिल रहा है कि ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये एक दरमियानी मामला है, ना ये प्योर सिंगल बॉन्ड है ना ये प्योर डबल बॉन्ड है। तो रेजोनेंस अगर आपको पेपर में आ जाए तो आपने रेजोनेंस की डेफिनेशन लिख देनी है। रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्चुअली लिबरेटेड and that calculated on the basis of Kekule's formula. The difference in amount of energy actually liberated from benzene and that calculated on the basis of Kekule's formula is called resonance energy, and the resonance energy of benzene is plus 150.5 kilojoule per mole। और ये क्या जाहिर करती है कि बेंजीन इज एक्स्ट्रा स्टेबल। ये सारी बातें लिखनी है, रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखनी है, रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने आ जाना है यहाँ पर और यहाँ पर आपने बताना है कि बेंजीन के डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये वाले हैं, ये मेजर कंट्रीब्यूटर हैं, ये माइनर कंट्रीब्यूटर हैं। ये माइनर कंट्रीब्यूटर क्यों है, अगेन किताब में लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ उसे जो ना स्ट्रीम लाइन कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने बेंजीन का ये स्ट्रक्चर बनाना है और ये बताना है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो जनाब कैसी हैं। ये सब बताकर अब हमने आगे की तरफ चलना है और बेंजीन की तैयारी के बारे में बात करनी है। बेंजीन की तैयारी की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 के करीब तैयारी के तरीके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है। वो कहता है कि जी 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन बताएं, इस तरह से सवाल आ सकता है। तो क्या सवाल है, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, चलें देखते हैं। जी जनाब, तो बात चल रही है प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन की। तो
बेंजीन की प्रेपरेशन आप काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसे तैयार कर सकते हैं फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन। तो आपके पास मौजूद है साइक्लोहेक्सेन, मैं नाम भी साथ मेंशन कर देता हूँ, साइक्लोहेक्सेन। ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम है जी साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन आप देखें कि यहाँ पर 6 कोने हैं और दरमियान में कोई गोल दायरा नहीं है। ये गलती नहीं करने की, साइक्लोहेक्सेन में गोल दायरा नहीं होता, गोल दायरा बेंजीन की अलामत है। यहाँ पर ये बता रहा है कि हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। सही है जनाब, तो ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन को आपने प्लाटिनम की मौजूदगी में 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगी डीहाइड्रोजीनेशन, यानी कि हाइड्रोजन निकल जाएंगे। कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। गौर करें, मैंने फिर से बता दिया कि यहाँ पे 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और उससे बेंजीन बनी जो होती है C6H6 और 6 हाइड्रोजन जो है वो निकल गए। इस तरह भी आप इसे लिख सकते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन और 3 हाइड्रोजन बन गए। कैटालिस्ट याद रखना है, कंडीशन याद रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि अगर सिर्फ रिएक्शन लिख दिया जाए और कंडीशन ना लिखी जाए तो काम बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा जी, कांटा ही बनेगा और ज़ीरो भी लगेगा। सही है जी, गोल बनेगा, गोल दायरा लगा देगा एग्जामिनर। तो इसलिए आपने लाजमी तौर पे कैटालिस्ट और कंडीशंस का टेबल बनाना है, याद रखना है, और उसका अलग से टेबल बना लें एज यू विश, जो भी आप करना चाहें। एक और तैयारी का तरीका, दूसरा तैयारी का तरीका वो है एसीटाइलिन से। ये जो मॉलिक्यूल है ना जी, इसे एसीटाइलिन कहते हैं। इसे कहते हैं एसीटाइलिन या इसे इथाइन भी कहते हैं। एसीटाइलिन या फिर इथाइन, इसके दो नाम है, एसीटाइलिन या फिर इथाइन। अच्छा, एसीटाइलिन या इथाइन जो है ना जी, अगर आप इसे मिला देते हैं ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इससे बेंजीन बन जाएगी, जिसमें मैं गोल दायरा लगा रहा हूँ। गोल दायरा मैंने बता दिया है कि क्यों लग रहा है। तो ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट से एसीटाइलिन या इथाइन से आप बेंजीन बना सकते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये बात भी आपके जहन में रहनी चाहिए। अब आगे की तरफ चलते हैं। एक और तैयारी का तरीका जो है वो फ्रॉम एल्केन्स है। ये मैंने बता दिया फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन, ये आ गया एसिटाइलिन या इथाइन से। अब तीसरा तैयारी का तरीका है फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स है ना, वो ज़रा देखें, ये आपके पास स्ट्रक्चर है CH3 CH2 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 CH3। दोबारा से गौर से, ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। CH3, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन इसलिए लगे हैं कि इसने एक बॉन्ड बनाया है, इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 हाइड्रोजन, 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 इसने एक बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, ये तो आपने ब्लेंडर मारना है अगर आपने यहाँ पे बॉन्ड बनाया तो ये है एल्केन, इसका नाम है एनहेक्सेन। इसका नाम क्या था? साइक्लोहेक्सेन। रिंग की फॉर्म में होगा तो साइक्लोहेक्सेन, सीधी जंजीर में लगा होगा एनहेक्सेन। अच्छा, अब एनहेक्सेन जो है, इसे आपने रिएक्शन करवाना है क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिका की मौजूदगी में 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिका 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। काफ़ी हार्श कंडीशन है, सख्त कंडीशन है, रिएक्शन बड़ा मुश्किल होता है डेफिनेटली ये। तो यहाँ से बन जाती है बेंजीन, बेंजीन बन जाए। सही है जनाब, बेंजीन बन गई है। अब यहाँ पर देखें, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 3 14 हाइड्रोजन हैं। बेंजीन में कितने होते हैं? 6 हाइड्रोजन। तो डेफिनेटली यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे। सही है जी, उम्मीद है फॉलो कर रहे हैं आप बात। तो इसी तरीके से एल्केन्स में एक और रिएक्शन भी है, वो है हेप्टेन्स। ये मॉलिक्यूल देखें, CH3 CH2 2 हो गए, CH2 3, CH2 4, CH2 5, CH2 6, CH3 7। अगेन वही बात है, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ज़रा भी नहीं है। तो अब यहाँ से आपने फिर वही कंडीशन लगाई। कौन सी कंडीशन? क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ तो 7 कार्बन है, बेंजीन में तो 6 कार्बन होते हैं। अब क्या होगा भाई? बनेगी तो बेंजीन ही, लेकिन उसके साथ ये वाला मिथाइल लगा रहेगा और इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है टॉलुइन। नाम हमने पढ़े हुए हैं, बेंजीन के साथ CH3 लगा हो तो उसे टॉलुइन कहते हैं। इसी के साथ अगर कोई और ग्रुप लगे हों तो कोई और नाम भी हो सकता है, जैसे कि OH से फिनॉल, NH2 से एनिलीन, COOH से बेंजोइक एसिड, CHO से बेंजल्डिहाइड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्या बन गया? टॉलुइन बन गई।
ये सब के सब हो गए बेंजीन को तैयार करने के तरीके अलग अलग कंपाउंड से, लाइक साइक्लोहेक्सेन से, लाइक एसिटाइलिन से, लाइक एल्केन्स से। अब हम आ रहे हैं कि बेंजीन के डेरिवेटिव में आपको लेबॉर्ट्री में आपने उन्हें तैयार करना है। ये तो इंडस्ट्री की तैयारी के तरीके हो गए। अगर आप लेबॉर्ट्री में तैयार करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, चलें उस पर बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी बात मैं बताता चलूँ कि आपको ना लेबॉर्ट्री के मेथड अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, इंडस्ट्री के मेथड अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। ऐसा भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वो आपको बताए कि आपने बेंजीन तैयार करनी है फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन, फ्रॉम एनहेक्सेन, फ्रॉम फॉर एग्जांपल फिनोल। सही है जनाब। तो या फिर ऐसे सवाल आ सकता है कि दो लेबॉर्ट्री मेथड, दो इंडस्ट्रियल मेथड लिखें। तो इस तरह नहीं है कि आप जनाब जिस तरह मुताला पाकिस्तान का काम करते हैं ना कि अच्छा इसमें से 8 पॉइंट है मैं 3 कर लूँ काम हो जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा काम। तो आपको प्लेंटी ऑफ डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन को तैयार करने के लिए पूरी प्रेपरेशंस करनी पड़ेंगी। सेकंड ईयर में ये वाला जो है ना तरीका नहीं चलता जो फर्स्ट ईयर में चल गया कुछ लोगों का, कि कुछ कर लो कुछ ना करो। तो अगर आपने काम करना है तो आपका क्लियर कट पूरा तैयार होना चाहिए, वरना आप परेशानी का शिकार रहेंगे। तो जनाब लेबॉर्ट्री की तैयारी में पहला तरीका जो हमें मिल रहा है फ्रॉम, वो मिल रहा है सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। सही है जनाब, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अब ज़रा समझें कि ये किस तरह सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है। असल में बेंजोइक एसिड होता है ये वाला COOH। सही है, इसे कहते हैं बेंजोइक एसिड। ये बॉन्ड यहाँ लगाएं यहाँ लगाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता जी। सही है, ये आप मेरे साथ जो लोग पढ़ रहे थे उन्हें पता है ये। तो COOH की अगर आप इसका साल्ट बना देंगे ना तो ये बन जाएगा सोडियम बेंजोएट। ये है सोडियम बेंजोएट। इसे आप मिला दें सोडा, सोडा कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, लाइम, लाइम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। दोबारा से देखें, इसका नाम क्या है, सोडा, इसका नाम है लाइम, मिलकर क्या बन गया, सोडा लाइम, सोडा लाइम। सही है जनाब। सोडा लाइम को आपने मिला दिया सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड से और गर्म कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने से ये वाली चीज़ अलग हो गई। देखें ज़रा इस चीज़ का नाम क्या है। कितने सोडियम नज़र आते हैं, 2 Na2। कितने कार्बन नज़र आते हैं, 1। कितने ऑक्सीजन नज़र आते हैं, 3। ये तो सोडियम कार्बोनेट है, इसे सोडा ऐश भी कहते हैं। बाकी हाइड्रोजन बची वो यहाँ आकर लग गई और वो यहाँ लगेगी, तो ये बन जाएगा बेंजीन। सही है जनाब, तो ये बन गया बेंजीन। सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड प्लस कास्टिक सोडा, सॉरी सोडा लाइम, तो ये बन गया बेंजीन। एक तरीका हो गया। एक और तरीका ये है कि आप फिनोल ले लें। ये है फिनोल, इसे कहते हैं फिनोल। सही है, डिटोल में इसी का डेरिवेटिव डला होता है। फिनोल को मिलाएं जिंक से, जिंक से मिलाएं, जिंक ले जाएगा ऑक्सीजन को, जिंक ऑक्सीजन को ले जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, बेंजीन के साथ लग जाएगी। ये बना जिंक ऑक्साइड और साथ बन गई बेंजीन। जिंक ऑक्साइड साथ बेंजीन बन गई। आगे चल पड़ते हैं, एक और तरीका है, वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लिख लेते हैं, भूल जाते हैं लोग हमारे। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसे आपने पानी के अंदर HCl और गर्म कर देना है, बॉयल कर देना है, बहुत ज़्यादा गर्म कर दें। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा H2। ये देखें ज़रा, ये रहा, ये पूरा ही मिला देते हैं। ये 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन हो गए, H2SO4 बन गया। सल्फ्यूरिक एसिड, 1 हाइड्रोजन बची वो इधर आकर लग जाएगी, तो ये बन गई जी बेंजीन। अच्छा, अब ज़रा तैयारी के तरीकों की समरी पेश कर देते हैं। तो हमने आज तैयारी की है फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन, उसके लिए हमने प्लाटिनम और 250 डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल किए। ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट और एसिटाइलिन 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन बनी। फ्रॉम एनहेक्सेन हमने क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका 500 डिग्री सेंटीग्रेड बेंजीन बनाई। फ्रॉम एनहेप्टेन, एनहेप्टेन हमने क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर टॉलुइन बनाई, यानी कि बेंजीन का जो डेरिवेटिव है CH3 वाला, उसे हमने कहा टॉलुइन। ये सब थे इंडस्ट्री के तरीके। अब हम आते हैं लेबॉर्ट्री मेथड्स पर। तो हमने 3 तरीके पढ़े। फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, उसे हमने सोडा लाइम से मिलाया। फ्रॉम फिनोल, उसे हमने जिंक डस्ट से मिलाया, जिसका मतलब पाउडर की शक्ल में जिंक। तीसरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसे पानी से मिलाया और HCl की मौजूदगी में बॉयल करवाया, तो भी बेंजीन बन गई। ये सब हैं
बेंजीन को बनाने के तरीके। लेकिन अगर आप बेंजीन की जगह पर आप एक रिएक्शन है बड़ा मशहूर, उस रिएक्शन का नाम देखें क्या है, उसका नाम है वुड्स फिटिग रिएक्शन। अच्छा, वुड्स आदमी का नाम है, फिटिग भी आदमी का नाम है, दोनों लोगों ने ना मिलकर ये काम किया। पहले वुड्स ने किसी और कंपाउंड एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए इसे यूज़ किया था, वो हम 10वें चैप्टर में पढ़ेंगे। फिटिग ने उसे बेंजीन पर भी इस्तेमाल किया, तो फिटिग भी बन गया, नाम तो नाम बन गया वुड्स फिटिग रिएक्शन, यानी कि वुड्स का वो रिएक्शन जिसे फिटिग ने बेंजीन पर इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसमें क्या होता है स्टार्टिंग मटीरियल जी, इसमें स्टार्टिंग मटीरियल होता है ब्रोमो बेंजीन। नाम देख लें ज़रा, ब्रोमो बेंजीन, उसे आप मिलाते हैं, ब्रोमोबेंजीन को आप मिलाते हैं सोडियम के साथ, दो सोडियम मेटल, और क्लास में दिखाई थी हमने, और उसको पानी में डालकर वो देखा था कि किस तरीके से बर्स्ट करती है, धमाका करती है। तो सोडियम आ गई और उसके बाद आपने इसे इथाइल ब्रोमाइड से मिला दिया, इथाइल ब्रोमाइड से मिला दिया। अब याद रख लें कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा मौका नहीं आएगा कि एक रिएक्टेंट आपका मेटल हो, अल्कली मेटल, और एक रिएक्टेंट हेलोजन हो और वो आपस में ना मिले। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल और हेलोजन का मिलना लाजिम व मलजूम है, डेफिनेट है, फॉर श्योर है, वो तो होगा ही होगा। और जो बाकी बचेंगे वो आपस में मिल जाएंगे। तो बाकी क्या बचा, CH2CH3। अब देखें कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बेंजीन यहाँ से बच गई, और यहाँ से क्या बचा, CH2CH3। और सोडियम और ब्रोमीन तो हमने पहले ही कहा कि सोडियम ब्रोमाइड बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ये जो कंपाउंड है इसे कहते हैं इथाइल बेंजीन। सही जनाब। तो ये एक और तैयारी का तरीका यहाँ पर आकर हमारा मुकम्मल हुआ। मैंने बता दिया कि ये मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको पेपर में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं और अब हमने बात करनी है कि बेंजीन जो है इसका पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। उसका जो पहला पैराग्राफ है ना, वो बड़ा ही डिसाइसिव और इम्पॉर्टेंट है, उसको अब हमें करना पड़ेगा। मैं उसे किताब से भी रीड कर दूंगा ताकि कोई परेशानी ना हो। जी, तो क्या लिखते हैं हेडिंग में हम, जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन की रिएक्टिविटी का पैटर्न बताना है हमने जी। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी पर, बेंजीन की रिएक्टिविटी पर नोट लिखें। बहुत ही अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉन्ग क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं बात, ये ज़रा समझें कि एक होता है यहाँ पर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में ना जी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, बात ज़रा ध्यान से समझनी है। डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और ये डबल बॉन्ड को ना मैं ऐसे बनाता हूँ जैसे वो नज़र आता है। ये इलेक्ट्रॉन फिर रहे हैं, मान लें ये इलेक्ट्रॉन फिर रहे हैं, सही है जनाब। इसके मुकाबले में बेंजीन है, ये रही बेंजीन, और बेंजीन कैक्यूल के मुताबिक ऐसी थी। जब वो कैक्यूल के मुताबिक ऐसी थी तो इलेक्ट्रॉन ये थे, लेकिन बाद में हमें पता लगा जी बेंजीन तो ऐसी नहीं होती, बेंजीन तो होती है ऐसी। ऐसी का मतलब है कि उसके इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं किसी तरह, सही है जनाब। तो अब ज़रा इन तीनों में फ़र्क क्या है इस पर बात करते हैं। ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, इन्हें कहते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। लिख लेते हैं, ये कैसे हैं जी, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनका ठिकाना है, सही है जनाब। बेंजीन का जो पहला स्ट्रक्चर बनाया था कैक्यूल ने, उसके इलेक्ट्रॉन भी कैसे हमें लग रहे थे, वो थे लोकलाइज्ड, यानी कि उनका ठिकाना है। देख कर लग रहा है कि वो कहाँ कहाँ है, हमें पता है। लेकिन ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं डी लोकलाइज्ड, यानी कि बेघर, आज़ाद, मुंतशिर, आवारा, सही है जी। तो खाना बदोश, क्या उम्दा वर्ड है, खाना बदोश। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, डी लोकलाइज्ड है, सही जनाब। अब देखें ज़रा कि अगर एक चीज़ है पॉजिटिव चार्ज वाली, वो आती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। याद रख लें, नाम नया है लेकिन काम का है कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसे क्या कहना है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो उसे पता है ठिकाना इन इलेक्ट्रॉन्स का, वो फ़ौरन से आगे कहेगा आओ भी बॉन्ड बनाए। वो कहेंगे हाँ जी सही, हम भी यहीं बैठे हैं, फारिग हैं, तुम भी फारिग हो, चलो आओ बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ तो दोनों ही फारिग फिर रहे थे, उसका ठिकाना पता था इसे, इसने जाके जाना उसे पकड़ लिया, जैसे पुलिस
जाकर एक ऐसे चोर को, वो मिसाल के तौर पे एक इलाके में चोरी हो गई और वो जो चोर है वो पता लगा कि जनाब गली नंबर 18 के मकान नंबर 35 में रहता है, और वो अब जना जब भी चोरी करता है वहीं जाता है। तो पुलिस का तो मसला ही हल हो गया भाई। पुलिस सीधी गई, मकान नंबर 35 पकड़ा, गली नंबर 18 का, दरवाज़ा खटकाया, चोर बाहर आया, उसने कहा, ओ भाई चलते हैं, तुमने चोरी की है? उसने कहा जी बिल्कुल मैंने तो चोरी की है, चलो चलें। तो ये तो बड़ा आसान काम हो गया, क्योंकि उसका ठिकाना है, लोकलाइज्ड है। लेकिन चोर तो आमतौर पर ऐसे होते हैं, डी लोकलाइज होते हैं। उसने चोरी की, अब वो बेघर हो गया, वो आज़ाद है, वो मुंतशिर है, वो आवारा है, वो खाना बदोश है, वो घूम रहा है, पता नहीं कहाँ है। ये रही पुलिस। पुलिस ने कहा भाई मैं तो चोर को ढूंढूंगा। पुलिस का नया नया कोई आया है थानेदार, उसने कहा चोर को पकड़ो, चोर कहाँ होगा, चोर का कोई ठिकाना है? तो पता लगा चोर का तो ठिकाना ही नहीं है। अब क्या होगा भाई? अब ये पीछे भाग रहा है, ये इधर जाता है, वो आगे चला जाता है, ये आगे जाता है, वो और आगे, ये आगे जाता है, वो और आगे। अब इसे मुश्किल पड़ गई। अब मुश्किल पड़ गई तो इसकी रिएक्टिविटी मुश्किल हो। अब ये अगर सियाना नहीं होगा, चाको चौबंद नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, पावरफुल नहीं होगा, तो ये रिएक्ट नहीं कर रहा। सही है ना? तो ये फ़र्क हो गया, ये बड़ी अहम बात हमने यहाँ पर समझ ली कि जो डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ बेंजीन इज नॉट अवेलेबल फॉर अटैक बाय ए वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो इसे कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल, तो जनाब डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ बेंजीन आर नॉट अवेलेबल फॉर अटैक बाय ए वीक इलेक्ट्रोफाइल, रादर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इज नीडेड टू पेनिट्रेट देयर पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। उर्दू तर्जमा मैंने बता दिया कि जनाब वीक इलेक्ट्रोफाइल का कोई काम नहीं है यहाँ पर। वो तो ठिकाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो ढूंढ सकता है, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बेघर हैं, आज़ाद हैं, मुंतशिर हैं, आवारा हैं, खाना बदोश हैं, उन्हें नहीं ढूंढ सकता। तो फिर उसके लिए क्या चाहिए? एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। दैट इज़ वाई जो बेंजीन है इज़ नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स वीक इलेक्ट्रोफाइल। इस बात को पढ़ते हैं किताब से, बहुत ही अच्छे फिक्रे यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो हमने टॉपिक निकाला जी 180 पेज है, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। पहली लाइन पढ़ते हैं, द हाईली स्टेबल delocalized electrons of benzene ring are not readily available, आसानी से मुहैया नहीं हैं फॉर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये वर्ड गलत है जी, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक है। सेकंड लाइन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है। ये वर्ड जो है ना मिस प्रिंटेड है। दोबारा से, द हाईली स्टेबल delocalized electrons of benzene ring are not readily available for the electrophilic attack like the electrons of alkenes. Therefore, the electrons of benzene ring do not assist in the attack of weak electrophiles. इस वजह से वो छोटे मोटे इलेक्ट्रोफाइल्स को घास नहीं डालते। It means that more powerful electrophiles are required to penetrate, घुस जाना, सही है, and break the continuous sheet of electron cloud in benzene. बेंजीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को तोड़ने के लिए, उसमें पेनिट्रेट करने के लिए, सरायत कर जाने के लिए मजबूत इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होंगे। मिसाल के तौर पर हेलोजन, हेलोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन वो भी बेकार हो जाता है, उसे भी पहले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आना पड़ता है। सही है, वो कहते हैं ज़्यादा, बेंजीन कहती है भाई हेलोजन ज़्यादा मजबूत बनकर आओ, हल्के फुल्के आ गए हो तुम, अभी नहीं कुछ बनेगा हमारा तुम्हारा। तो हमारा तुम्हारा कब बनेगा? जब भाई तुम ताकतवर बन के आओ। सही, वो क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल, सब्सटीट्यूशन ऑफ हेलोजन इन बेंजीन रिक्वायर्स आयरन और कॉरेस्पॉन्डिंग फेरिक हैलाइड। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। वो कहता है कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन कहती है आओ भाई बेंजीन बॉन्ड बनाए, बेंजीन कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम तो वीक हो। कहता है अच्छा फिर मैं अब बाहर जाऊंगा और मजबूत बनकर आऊंगा। मजबूत बनने के लिए क्लोरीन क्या कर रहा है? क्लोरीन बॉन्ड बन FeCl3 से मिल रहा है, FeCl3 से मिलके FeCl4 नेगेटिव बनता है, Cl पॉजिटिव बनता है। क्लोरीन को पहले इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ऊपर से ये पॉजिटिव हो गया, अब इसे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब ये पावरफुल है, ये जाता है बेंजीन, बॉन्ड बनाओगे, बेंजीन कहता है जी हाँ जी हाँ, अब तो बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनता है और फिर ये वाली सिचुएशन को हम यहाँ पर जाहिर कर देते हैं कि भाई क्या हुआ, रिएक्शन की स्कीम देख लें। हेलोजन था, वो आयरन हेलाइड से मिला, FeX4 नेगेटिव बना, हेलोजन पॉजिटिव बना, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स एक्स पॉजिटिव पर उन्होंने अटैक कर दिया। अब जरा इलेक्ट्रॉन्स को समझने के लिए, वो तो घूम रहे हैं, वो सारी बात है कि घूम रहे हैं, लेकिन समझने के लिए उसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर अटैक करवा देते हैं। अटैक करवाया तो अब सूरत हाल क्या बनी? ये बॉन्ड तो अपनी ही जगह पर हैं, बल्कि ये वाली अच्छी नहीं लग रही शक्ल, थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ से अटैक करो। सही जी, तो एक बॉन्ड रह गया यहाँ, एक बॉन्ड रह गया यहाँ, यहाँ पर आकर जुड़ गया।
एक्स। याद रख लें, बहुत शुरू से मैं ये बताता आ रहा हूँ कि जो बेंजीन है उसमें हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, हम उसे जाहिर नहीं करते, जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे जाहिर कर देते हैं। तो ये हाइड्रोजन मैंने दिखा दिया, हर एक के साथ लगा हुआ है, सही है, दिखा सिर्फ हो रहा हूँ जो यहाँ पर है। अब ज़रा बात को दोबारा से देखें, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला, इसे ज़रा मैं मैग्नीफाई कर रहा हूँ, इस हिस्से को मैग्नीफाई करता हूँ, ये देखें ज़रा, ये बेंजीन आ गई, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, चलें उसे पहले से ही दिखा देते हैं। ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये एक ये, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन जी, दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन किस किस के हैं, एक इस कार्बन का है, एक इस कार्बन का है। अब जब इन्होंने अटैक किया, किस पर अटैक किया, एक्स पॉजिटिव पर, तो बॉन्ड बनाने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए, लेकिन बॉन्ड किसका बना, वो तो इसका बन रहा है, ये देखें जरा, ऊपर वाले कार्बन का बॉन्ड बन रहा है। तो इस कार्बन ने नीचे वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी इस्तेमाल कर लिया बॉन्ड करने में, बॉन्ड बनाने में, तो इस कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन कम रह गए, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम रह गए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जा सही हो गई बात। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रॉन कम रह गए, तो अब क्या होगा, अब अगला स्टेप आए, अगले स्टेप में ये जो हाइड्रोजन है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे जाएगा और इस तरह बॉन्ड बन जाएगा एक्स के साथ, सही है जनाब। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि जनाब ये जो एडिशन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन क्यों दे गया, इसका जवाब हमें मिलता है, वो कहता है जनाब, जो अगले पेज पर तो डेरिवेशंस है ना जी, देख लें, उसके साथ ये वाला पैराग्राफ जो है, ये वाला, इसमें ज़रा देख लें, द एडिशन प्रोडक्ट इज़ नॉट फेवरेबल। वो कहता है कि जनाब ये एक्स आकर ऐड होगा ना, तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बेंजीन को, क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज इन इट्स फॉर्मेशन द कैरेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इज लॉस्ट। अगर ये एक्स आ गया तो वो जो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड वाली साइंस थी ना, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड वाली साइंस, जिससे स्टेबिलिटी आ रही थी, जिससे रेजोनेंस बन रही थी, वो तो खत्म हो गई, रेजोनेंस खत्म नहीं करना चाहता बेंजीन, इसीलिए बेंजीन गिव्स एडिशन रिएक्शंस रिलक्टेंटली, वो रोकर धोकर एडिशन रिएक्शन देता है, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रेडीली, वो जल्दी से सब्स्टिट्यूशन दे देता है, क्योंकि अगर H की जगह X भी लग जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, कैरेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन बाकी रहती है। द ओनली पॉसिबल प्रोडक्ट इज द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, सिर्फ एक ही रास्ता, वो है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि H चला जाए, X आ जाए, इन विच द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इज रिटेन्ड। तो वो कहता है कि सिर्फ ऐसा ही हो सकता है, तो यहाँ पर जिस तरह X जो है वो रिप्लेस हुआ है, इसी तरीके से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, वो कहता है जनरल पैटर्न क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ जाए तो वो इसी तरीके से रिएक्ट करता है, और इसे आपने अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेना है जनाब, कि इलेक्ट्रोफाइल आता है पॉजिटिव की शक्ल में, फिर वो बॉन्ड बना लेता है, और फिर हाइड्रोजन चला जाता है, ई रह जाता है, इसे कहते हैं जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी, जो कि बहुत 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 ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है जी। यहाँ तक की बात हमने सीखी आज, और अब हम नेक्स्ट टाइम कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे बेंजीन के जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी की बेस पर। 5 रिएक्शंस हैं, पांचों ही लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। मज़ीद जो होमवर्क है वो इंशाल्लाह आपको ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।